मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। सभी कैसे हो बच्चे? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। केपीएस अम्मिनी कॉम्पोजिट विद्यालय, सीमा रावत जी, सीएस गुरु से यूपीएस भोरकला, सभी को गुड आफ्टरनून। तो बच्चे, हम लोग पिछले क्लास पे क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका से अंग तंत्र तक जो चैप्टर है उसमें जंतु ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। यानी कि एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा कि जो जंतु ऊतक है वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि हमने एपिथेलियम ऊतक के बारे में पढ़ा, जिसे एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। और पेशी ऊतक, जिसको हम मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यूज कहते हैं, उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली, है ना। तो पेशी ऊतक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं ये हमें पता है। ऐच्छिक पेशियां भी होती है, अनैच्छिक पेशियां भी होती है, उनके उदाहरण हमने देखे। हृदय की पेशियों के बारे में भी हमने पढ़ा, है ना। हृदय की पेशियों की विशेषताएं क्या होती है बच्चों? हृदय की पेशियां जो होती है वो जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है ना। और उनकी रचना कैसी होती है? कैसी होती है? रेखित पेशी की तरह मजबूत एवं कार्य में अरेखित पेशी की तरह होती है। यूपीएस डोमेला से बच्चे आपने जो चित्र भेजा भेजा है, बहुत प्यारा चित्र, बढ़िया भेजा है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। चलिए, अब आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तंत्रिका ऊतक अथवा नर्व टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का जंतु ऊतक है, जिसे हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। ओके। तो ये तंत्रिका ऊतक किनसे बने होते हैं बेटा? किस प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं? तंत्रिका कोशिका से बने होते हैं या नर्व सेल से बने होते हैं। अब इनका कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? देखो, विभिन्न प्रकार के जो उद्दीपन होते हैं, जो स्टिमुलेशंस वगैरह होते हैं हमारे शरीर में, उसे एक शरीर के भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना, है ना। ये कार्य कौन करता है? तंत्रिका ऊतक करते हैं। तथा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में जो समन्वय जो होता है, समन्वयन होता है, उसको स्थापित करना, यानी कि बैलेंस को बनाए रखना, ठीक है। और जो तंत्रिका ऊतक होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। तो बेटा, तंत्रिका कोशिका जो होती है उसका स्ट्रक्चर आप सभी बना चुके हैं। कई बच्चों ने, कई स्कूल्स में ये चैप्टर हो गया होगा, उन्होंने तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका का चित्र बना लिया होगा, है ना। तो तंत्रिका ऊतक में जो कोशिका होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं, है ना। जिसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, उसको कैसे बनाते हैं हम लोग बच्चे? किसी ने बनाया है तो शेयर कीजिए। जिन्होंने बनाया नहीं है वो क्या कर सकते हैं? अगले क्लास में मुझे बना के, चित्र बना के भेजेंगे, ठीक है। तो जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे हम नर्व सेल कहते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होती है। ओके। कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। चलिए, हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं। इसके कौन कौन से भाग होते हैं, उसको कैसे आपने बनाना है, किस तरह से आपने उसको लेबल करना है, चलिए देखें हम लोग। तो चलिए बेटा, तो तंत्रिका कोशिका साथ साथ आप बनाते भी जाइए, और क्या करिए बेटा, और चित्र को जो है आप लेबल भी करते जाइए और बनाते जाइए, ठीक है। तो बेटा, हमारी जो तंत्रिका कोशिका होती है उसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? देखो, यहाँ पर बहुत प्यारा सा चित्र है ना, तंत्रिका कोशिका की, यानी कि नर्व सेल का। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है प्रत्येक, इसको न्यूरॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? न्यूरॉन भी कहा जाता है। तो न्यूरॉन जो है, इसका मुख्य भाग जो होता है, उसे हम तंत्रिका काय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इसको हम तंत्रिका काय। ये देखो, ये एंटायर जो पोर्शन होता है, इसको हम तंत्रिका काय कहते हैं। अब देखो, तंत्रिका काय से अनेक धागे जैसे जो है, या फिर कुछ ऐसी रचनाएं या प्रवर्ध निकलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? डेंड्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको बच्चे? डेंड्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारी तंत्रिका काय है, उसमें एक मोटा प्रवर्ध, देखो यहाँ पर एक मोटा सा प्रवर्ध है ना, एक मोटा सा एक शाखांकित प्रवर्ध निकलता है।
इसको क्या कहा जाता है जानते हो? इसको तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? तंत्रिकाक्ष। आपके टेक्स्ट बुक में एक्सॉन करके दिया हुआ है। एक्सॉन उसका अंग्रेजी नाम है, हिंदी में उसको तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो तंत्रिकाक्ष अथवा क्या है ये एक्सॉन है। चलिए, अब ये जो डेंड्रॉन है ना बच्चे, ये डेंड्रॉन फिर से छोटे छोटे ब्रांचेस में, छोटे छोटे शाखाओं में क्या हो जाती है? शाखांकित हो जाती है। इनको क्या कहा जाता है? इनको डेंड्राइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेंड्राइट कहा जाता है। ठीक है, अब बीच में ये क्या है बताइए? ये क्या है? बीचों बीच में किसी भी सेल में, किसी भी कोशिका में बीच में क्या होता है बच्चे? बताइए आप लोग, क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, केंद्रक होता है ना? क्या कहा जाता है इसको? केंद्रक कहा जाता है। तो आपने देखा कि ये जो तंत्रिका कोशिका है, इसमें इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं बच्चे? डेंड्राइट, जो डेंड्रॉन से निकलने वाली छोटी छोटी शाखाएं होती है। तंत्रिका काय होती है, जो मेन पार्ट होता है, बीच में केंद्रक होता है, और एक लंबा सा, देखो यहां पर एक लंबा सा मोटा सा प्रवर्ध निकलता है इसमें से, जिसको क्या कहा जाता है? तंत्रिकाक्ष अथवा एक्सॉन कहा जाता है। इज दिस क्लियर? सभी को क्लियर है बेटा? अगले क्लास में ये बना के लेबल करके आप मुझे क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ठीक है, भूलना नहीं कोई भी। ओके बेटा। जी हाँ, न्यूक्लियस कहा है, यूपीएस डोमेला ने, बीचों बीच न्यूक्लियस होता है। ठीक है, चलिए, तो तंत्रिका कोशिका के बारे में आपको पता लग गया। अब जो हमारे शरीर में जो है ना, हमारे शरीर में या जंतुओं के शरीर में जो है, हर प्रोसेस, जितने भी हमारे शरीर में प्रोसेसेस होते रहते हैं, इन सबको कंट्रोल करने का, इन सबको क्या करने का? कंट्रोल करने के कुछ जो है तरीके हमारे शरीर में होते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं समन्वयन। क्या कहते हैं उसको बेटा? समन्वयन कहते हैं। तो जंतुओं में, जंतुओं में समन्वयन कैसे होता है? यानी कि होम्योस्टेसिस, हमारे शरीर की जितनी भी कार्य होते हैं, जैसे कि आपका रेस्पिरेशन, श्वसन हो गया, आपका पाचन हो गया, ये सभी जो जितनी भी क्रियाएं होती है, इन सब का एक तालमेल होता है। क्या होता है? एक तालमेल होता है, जिससे कि हमारा शरीर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करता है ना? तो हम, अगला टॉपिक हमारा है जंतुओं में समन्वयन। ठीक है, तो ये क्या है? इसके पीछे कौन कौन से जो तंत्र है हमारे शरीर के, वो कार्य करते हैं, यही देखने वाले हैं आज हम लोग। तो जंतुओं में समन्वयन, तो यहां भी देखिए बेटा, आपसे मैं दो तीन सवाल करती हूं। ठीक है, मुझे बताइए, यदि हमारा पाचन, हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, अगर पाचन क्रिया ठीक प्रकार से ना हो तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? शरीर को आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं प्राप्त होंगे, है ना? अगर हमारे शरीर को पोषक पदार्थ सही प्रकार से प्राप्त नहीं होंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर को कोई भी कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे शरीर के पाचन तंत्र का बिल्कुल ठीक ठाक चलना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों ने बेटा के यूपीएस वर्तरा कला से बच्चों ने जो है टिश्यूज के चित्र भेजे हैं, प्लांट सेल्स के यानी कि पादप कोशिका के चित्र भेजे हैं, नोट्स भेजे हैं। तो ये सभी बच्चों जो है जिन्होंने ये कार्य काम किए हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कीप इट अप। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाजिया बेगम, पायल गौंड, शिवानी राजभर, तालियां बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। चलिए, अब देखो, यदि, तो मैंने आपसे कहा यदि हमारा पाचन की प्रक्रिया ठीक ना हो, जो है प्रक्रम ठीक ना हो, तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऊर्जा प्राप्त नहीं हो। अब बताइए बेटा, यदि हमारे वृक्क, जो हमारे किडनीज होते हैं, है ना, ये अगर प्रॉपरली काम ना करे, ये कार्य करना बंद कर दे तो क्या होगा? बताइए आप लोग। हमारे वृक्क अगर कार्य करना बंद करेंगे तो क्या होगा? रुधिर में, हमारे ब्लड में क्या होगा? बहुत सारा कचरा, है ना, कचरा यानी कि उत्सर्जी पदार्थ जो है वो एकत्रित हो जाएंगे, और समस्त जैविक क्रियाएं, देखो बेटा, आपके घर में या आपके बाहर कहीं पर भी कचरा जमा हो तो क्या होगा बेटा? बताइए क्या होगा? पूरी गंदगी फैल जाएगी, बदबू फैलने लगेगी, है ना? और
आप उस कमरे में नहीं जा पाएंगे जहां पर गंदगी है, आप उस जगह पर नहीं जाना पसंद करेंगे जहां पर गंदगी है, वहां पर कोई कार्य नहीं होगा। इसी प्रकार से हमारे शरीर का वृक्क अगर कार्य करना बंद करे तो उसमें बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ जो है वो एकत्र हो जाते हैं और हमारा समस्त जैविक क्रियाएं जो है उससे प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, तो शरीर में, हमारे शरीर में जीवन की सभी प्रक्रियाएं जो होती है, देखो बेटा, श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जी तंत्र हो गया, ये सारे तंत्र जो है एक दूसरे से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। एक दूसरे से अच्छे से तालमेल के साथ ही जब ये कार्य करते हैं तभी हमारे शरीर को क्या मिलता है, एक अच्छा बैलेंस मिलता है। हमारा शरीर जो है हेल्दी कहलाता है, स्वस्थ शरीर कहलाता है। और इसी तालमेल को क्या कहा जाता है बच्चे, इसको कहा जाता है अंग्रेजी में होम्योस्टेसिस कहते हैं, हिंदी में हम उसको समन्वयन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कार्य हमारे शरीर में मुख्य रूप से दो प्रकार के तंत्रों द्वारा होता है, दो प्रकार के जो सिस्टम्स होते हैं उससे होता है। उसमें से पहला सिस्टम होता है वो तंत्रिका तंत्र द्वारा। क्या है बच्चे, तंत्रिका तंत्र द्वारा। और दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। ठीक है, तो हमारे शरीर में सारे जितने भी प्रक्रम चलते हैं उन सबका तालमेल जो है किनके द्वारा होता है बच्चों, दो प्रकार के सिस्टम है, एक तो तंत्रिका तंत्र द्वारा, दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ये बात क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए बेटा, तो यहाँ पर यूपीएस डोमेला से नीतू पटेल जी ने चित्र भेजा है, बच्चे को बीमारी होने लगेगी। यूपीएस डोमेला ने कहा है यस, रोग हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो हमारे शरीर का सारे जितने भी प्रोसेसेस है उन सब का एक तालमेल बहुत जरूरी है। और ये जो हमारे शरीर में जो जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जिनका तालमेल होता है, ये दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है, एक तो तंत्रिका तंत्र द्वारा और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। हम देखेंगे कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है वो किस प्रकार से, तंत्रिका तंत्र जो होता है वो किस प्रकार से हमारे शरीर में समन्वय जो है बनाए रखती है। ओके, देखें हम लोग। चलिए, तो पहला देखते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो बेटा, तंत्रिका तंत्र जो होता है वो क्या है, शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाएं। ठीक है, शरीर में घटित होने वाले समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण के लिए, इसके लिए नियमन और नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अब मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में तीन मुख्य भाग होते हैं। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि हमारी जो तंत्रिका तंत्र होती है उसके तीन मुख्य भाग कौन से हैं बेटा? कोई बताएगा मुझे? यस, यूपीएस बोरकला ने कहा है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि तंत्रिका तंत्र में जो है तीन मुख्य भाग कौन से हैं बच्चे, बताइए। मैं देखती हूँ कोई बताता है कि नहीं आंसर, मैं जानना चाहती हूँ। यस, डिम्पल वर्मा के यूपीएस मार्किन से। बेटा, आपने जो चित्र बना के भेजे हैं, जो टिश्यूज के चित्र भेजे हैं, बहुत बढ़िया भेजा है, कितना सुंदर भेजा है बच्चों। के यूपीएस माधवन से, इस बच्चे का नाम क्या है जिसने ये टिश्यूज के चित्र जो है बहुत बढ़िया तरीके से बना के भेजे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। आई होप ये सबको दिखाई पड़ रहा है। बहुत अच्छे। चलिए, अब बच्चे, अब तंत्रिका तंत्र के बहुत अच्छे राखी नेवादा से कहा है, क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु, तंत्रिकाएं। तालियां सीएस राखी नेवादा के लिए। ठीक है, वहां के बच्चों ने कहा। तो बेटा, सबसे पहला भाग होता है मस्तिष्क, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, देखा आपने, ये ब्रेन। और दूसरा होता है रीढ़ रज्जु, यहां पर रीढ़ रज्जु, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्पाइनल कॉर्ड अथवा रीढ़ रज्जु। और तीसरा है तंत्रिकाएं। तीसरा कौन सा है? तंत्रिकाएं। ओके, बहुत बढ़िया। जी, सीएस कुराओ
कुराहुआ से, यूपीएस शेरापुर से, कॉम्पोजिट विद्यालय लक्षारपुर से, सीएस मरैया से, यूपीएस राम सिंहपुर से, सभी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तीन जो है, तीन प्रकार के तीन भाग होते हैं हमारे तंत्रिका तंत्र में। तो हमारे शरीर में घटित होने वाले जितने भी कार्य होते हैं वो हमारे जो हमारे तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, जिसके भाग है मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं। ठीक है, अब एक एक करके हम इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके बेटा, चलिए। तो देखो क्या क्या भेजा है लोगों ने, बच्चों ने जो है, बच्चों ने नोट्स बना के भेजा है। सभी ने कहा है रीढ़ रज्जु, मस्तिष्क, तंत्रिकाएं, यूपीएस बहाव से, यूपीएस डोमेइला से, कॉम्पोजिट विद्यालय कुट्टूपुर से। बेटा बहुत बढ़िया, आप सभी जो है क्लास को ध्यान से देख रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे हैं। खुशी हो रही है मुझे ये सब देखकर। ओके, तो बेटा अब हम देखते हैं मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं हम लोग? मस्तिष्क के बारे में, यानी कि ब्रेन के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ब्रेन क्या होता है, मस्तिष्क क्या होता है? मस्तिष्क जो होता है यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, यह एक कोमल और महत्वपूर्ण अंग होता है जो कपाल में सुरक्षित रहता है। बच्चे, हमारा जो ब्रेन होता है क्या आपको बाहर दिखाई देता है? आपके सर के बाहर दिखाई देता है आपका ब्रेन? नहीं ना? क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वो सुरक्षित कहां पर, किसके अंदर सुरक्षित होता है? हमारा जो कपाल होता है ना, हमारा जो सर होता है ना, उसकी ये जो हड्डियां होती है जिसको हम कपाल कहते हैं, कपाल के अंदर बहुत ही कोमल अंग होता है हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। ठीक है, तो कपाल का कार्य क्या है बच्चों? हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखना। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ना, जब हम लोग गाड़ी वगैरह में जाते हैं, यानी कि टू व्हीलर्स का उपयोग करते हैं, तो हम बोलते हैं कि किसका प्रयोग करो, किसका उपयोग करो, क्या यूज करना चाहिए हमें जब हम टू व्हीलर्स में जाते हैं तो, और क्यों करना चाहिए बताइए आप लोग। जी, कोई बता सकता है मुझे? जब हम लोग टू व्हीलर्स चलाते हैं तो हमसे बोला जाता है कि आप इसको सर पे रखिए। वो क्या चीज है? वो क्या चीज है बच्चों? हाँ, क्या रखते हैं हम? जी 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 जी, हाँ, हेलमेट का प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना? क्यों? अगर हमारे कपाल की हड्डियां टूट जाती है किसी कारणवश, तो हमारा जो ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगा, है ना? तो कपाल में सुरक्षित रहती है। अब समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का निर्णय मस्तिष्क द्वारा होता है। तो हमारे जो ऐच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? चलना फिरना, उठना बैठना, हाथों से कोई चीजों को खींचना रखना, ये सब ऐच्छिक क्रियाएं होती है ना? तो ये सब कार्य कौन करता है बेटा? मस्तिष्क द्वारा हमें मैसेज मिलता है कि भाई तुम ये कार्य करो। ओके, और हमें किसी चीज की सुगंध कैसे मिलती है, हमें कोई चीज सुनाई कैसे देता है, हमें रंगों का निर्णय कैसे होता है, ये सभी हमारे ब्रेन से, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा मस्तिष्क क्या करता है? मैसेज देता है हमें कि भाई तुम जो देख रहे हो उसका रंग कैसा है, नीला है, पीला है, हरा है, वगैरह। ओके, और जो आप ध्वनि को सुन रहे हो वो ये ध्वनि है। जो आपने टेस्ट किया है खाना, वो नमकीन है या मीठा है या खट्टा है, कड़वा है, जो भी है, ये सभी सिग्नल्स कौन देता है बेटा आपको? ये ब्रेन देता है ना? मस्तिष्क देता है। और आप कोई इस चीज की सुगंध लेते हो, कोई गंदी बदबू आ रही है, तब भी आप अपने नाक से पहचान जाते हो, है ना, कि आप सुगंध ले पाते हो, या कोई बैड स्मेल आए तब भी आपको पता लग जाता है। तो ये सारे कार्य, ऐच्छिक क्रियाएं और सुगंध, श्रवण, रंगों की पहचान, ये सभी कौन देता है हमें? मस्तिष्क ही, मस्तिष्क के द्वारा होता है। अब बेटा मस्तिष्क के कई भाग होते हैं, मेनली तीन भाग होते हैं। पता है कौन कौन से हैं? एक है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, और पश्चिम मस्तिष्क होता है, यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये तीन भाग होते हैं ब्रेन में। मस्तिष्क जो है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, इनके मानव का मस्तिष्क जो होता है, अन्य जंतुओं की तुलना में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक
तर्क शक्ति विकसित होती है। तो बेटा मनुष्य को जो है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट जो है माना जाता है जंतुओं में, है ना। क्योंकि हम देखो इतने बड़े बड़े हाथी, है ना, और बड़े बड़े शेर, चाहे हम किसी को भी क्या कर सकते हैं, हम अपने बुद्धि से हरा सकते हैं। ताकत से तो नहीं हरा सकते, हम उनको अपनी बुद्धि से हरा सकते हैं। हमारी बुद्धि जो है बहुत ज्यादा होती है, अन्य जीवों से ज्यादा होती है, सोच बहुत अधिक होती है, तर्क शक्ति जो है बहुत अधिक विकसित होती है। तो इसीलिए मानव मस्तिष्क जो है अन्य जंतुओं की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है? तो पहला भाग हमारा कौन सा हुआ? जी हाँ, हमारा पहला भाग जो है तंत्रिका तंत्र का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन जो है हमने अभी पढ़ा। ठीक है, अब दूसरा भाग कौन सा है बच्चों, बताइए दूसरा भाग कौन सा है? यस, हेलमेट पहनना चाहिए सभी। अच्छी क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा लिया जाता है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूपीएस बोर कला से नोज, ब्रेन, नाक से संदेश देता है। यूपीएस बोर कला से यस मस्तिष्क हमें संदेश देता है। डिम्पल वर्मा बेटा के यूपीएस माधवन से राकेश कुमार जी ने चित्र भेजा है। तो उन्होंने जो है बच्चों ने क्या बना के भेजा है? नर्व सेल बना के भेजा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और देखो क्या दिया है, यूपीएस डोमेला से कहा है सेरेब्रम, मेडुला, है ना। ये सभी हमारे ब्रेन के भाग होते हैं। कौन से भाग? ये आप बड़े बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना, कौन कौन सी, जैसे कि सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सभी जो है क्या होते हैं बेटा? ये सभी हमारे ब्रेन के भाग है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला जो है वो है रीढ़ रज्जु। क्या है अगला? है रीढ़ रज्जु। तो रीढ़ रज्जु क्या होती है? जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं अंग्रेजी में। तो मस्तिष्क के बाद अगला भाग है हमारा रीढ़ रज्जु। रीढ़ रज्जु क्या है? जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। देखो बेटा, मानव मस्तिष्क के पीछे का भाग यानी कि यहाँ पर पीछे का भाग जो होता है वो बेलनाकार खोखली रचना में परिवर्तित हो जाती है, नीचे की तरफ जैसी आती है। इसको रीढ़ रज्जु कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रीढ़ रज्जु कहा जाता है। अब देखो, रीढ़ रज्जु शरीर के मध्य में, यहाँ पे ये देखो बीच में यानी कि मध्य में रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा जो ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो हमारे कपाल में सुरक्षित होता है। उसी प्रकार जो रीढ़ रज्जु होती है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसकी सुरक्षा कौन करता है बेटा? रीढ़ की हड्डियां करती है। हमारी रीढ़ की हड्डियां जो है किसकी सुरक्षा करती है? रीढ़ रज्जु की सुरक्षा करती है। ठीक है, वो भी बहुत कोमल होती है, ऐसे धागे जैसी संरचना होती है। ओके, उसको ओपन करके नहीं भेजा है भगवान ने हमें। इन सभी जो जितने भी हमारे आंतरिक जो अंग है, इन सभी के प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने, ईश्वर ने हमारी शरीर की जो संरचना है वो बहुत ही सोच समझ कर बनाई है ना। चलिए, अब देखो रीढ़ रज्जु से दोनों ओर, यहाँ पे देखो रीढ़ रज्जु है, यहाँ पर ये ब्रेन है ना। ब्रेन के ठीक नीचे से आ रही है ये रीढ़ रज्जु। देख रहे हैं सभी बच्चे यहां तक ऐसे? और देखो रीढ़ रज्जु से दोनों ओर अनेक तंत्रिकाएं निकलती हैं, नर्व्स निकलते हैं। ठीक है, ऐसे तंत्रिकाएं निकलती है जिससे समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। अब देखो ये भी पॉइंट नोट करके रखिएगा आप। तो रीढ़ रज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती है उसमें वो क्या करती है, पूरे जितने भी हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जैसे कि हृदय का धड़कना, आहार नाल का प्रवर्तन, श्वसन, पाचन, ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते ना बच्चे। तो इसे हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। तो ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है, इसका नियंत्रण कौन करता है? बहुत बढ़िया, उसका नियंत्रण करते हैं रीढ़ रज्जु से आने वाली तंत्रिकाएं। ठीक है, अब जिनसे समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो, देखो यहाँ पर श्वसन, पाचन, हृदय का धड़कना, ये सभी किसके कार्य है? रीढ़ रज्जु के कार्य हैं, यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण ये रखता है। ओके, चलिए अब अगला हम देखेंगे, किसके बारे में देखना है हमने? तंत्रिकाओं के बारे में,
है ना, यानी कि नर्व्स क्या होते हैं। चलिए बेटा, अब देखते हैं हम नर्व्स क्या होते हैं, तंत्रिकाएं क्या होती है। यहाँ पे देखिए, तंत्रिकाएं यानी कि नर्व्स। तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र का तीसरा भाग है, तंत्रिकाएं। तो मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है। यही कारण है कि शरीर के किसी भी भाग में कोई उद्दीपन ग्रहण करने पर हमें तुरंत अनुभव हो जाता है कि नहीं। हमारे शरीर में सोचो, आपके पैरों में एक चींटी ने काट दिया, आप समझ गए कि देखो मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ऐसे खुजली हो रही है। आपके शरीर में एकदम से पता लग जाता है ना, झट से पता लग जाता है। तो मनुष्य के शरीर में दो प्रकार की तंत्रिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी है तंत्रिकाएं, हमने कहा जाल की तरह बिछी हुई है पूरे शरीर में। ये दो प्रकार की तंत्रिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। एक है कपाल तंत्रिकाएं। देखो बच्चे, कपाल तंत्रिकाएं, देखो कपाल से जुड़ी हुई है ये, है ना, कपाल तंत्रिकाएं। और दूसरी है रीढ़ तंत्रिकाएं। तो तंत्रिकाएं दो प्रकार की तंत्रिकाएं हैं, कौन सी है, कपाल तंत्रिकाएं एवं रीढ़ तंत्रिकाएं। ठीक है। तो ये कपाल तंत्रिकाएं क्या करती है, ये ज्ञानेंद्रियों, जो ज्ञानेंद्रियां होते हैं उससे उद्दीपन को ग्रहण करती है और मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती है। जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जो भी है, उनसे उद्दीपन को ग्रहण करती है और मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती है, जैसे कि सुनना, सूंघना, छूना, स्वाद जानने की सूचना आदि देती है। रीढ़ तंत्रिकाएं क्या करती है, ये शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। ये रीढ़ रज्जु से निकलती है तथा इन तंत्रिकाओं का जाल आंतरिक अंग तथा त्वचा में फैली होती है। इतनी बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को। तो हमने देखा अभी कि जो हमारे तंत्रिका तंत्र होते हैं, तंत्रिका तंत्र के तीन भाग कौन कौन से हैं, मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु तथा तंत्रिकाएं। जिसमें हमने देखा तंत्रिकाओं में ही जो है दो प्रकार की तंत्रिकाएं हैं, कपाल तंत्रिकाएं तथा रीढ़ तंत्रिकाएं, है ना। ओके, इज दिस क्लियर। क्या नहीं हो पाया, किरातपुर ने क्या कहा है नहीं हो पाया मैम करके बताइए। ओके। तो जो है इस तरह से हमने देखा हमारे शरीर का जो समन्वयन है वो तंत्रिका तंत्र द्वारा किस प्रकार से होता है। ओके। अब जो है अगला है हमारा अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा। वो हम क्या करने वाले हैं, अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास में जितना भी कुछ पढ़ाया है वो सब पढ़कर आइएगा, क्योंकि अगली क्लास में एमसीक्यू भी होने वाला है आपका। तो बेटा आज जो हमने पढ़ाया है आपको, वो आप मुझे बताइए कि आज क्लियर है या नहीं क्लियर है, बता दीजिए। यस, बताइए। तो बहुत सारे साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं, यहाँ यूट्यूब से जुड़े हुए हैं कई लोग, है ना, सीएस दानियालपुर से गुंजा मौर्य जी, सीएस लतैया से विद्या देवी जी, बहुत बढ़िया, क्लियर है, कॉम्पोजिट विद्यालय से कहा है उन्होंने। यस, यूपीएस डोमैला से, थैंक यू मैम कहा है। ओके, नाइस क्लास यूपीएस बोरकला से। बेटा आपको इसमें से कुछ भी समझ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, आपको यहाँ पर कोई भी समझ में नहीं आता, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो जरूर आप मुझे बताइएगा, अगली क्लास में आपको वो भी क्लियर करेंगे। ठीक है, ये मत सोचिए कि एक ने बोल दिया कि क्लियर है तो दूसरे ने भी बोल दिया क्लियर है, ऐसा नहीं। आपको कहीं पर भी दिक्कत है आप मुझे बता दीजिए, वो कॉन्सेप्ट आपको फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करें हम लोग, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।